और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस पर यह बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ी खबर आ रही है। आरोपी सचिन बिश्नोई दिल्ली लाया गया है। दिल्ली पुलिस अजरबैजान से भारत से लाई है। बाकू में छिपकर सचिन बिश्नोई बैठा था। लॉरेंस बिश्नोई गैंग में शामिल है सचिन बिश्नोई, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। आरोपी सचिन को दिल्ली लाया गया है और दिल्ली में भी पूछताछ की जा सकती है। आपको बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग में शामिल है सचिन बिश्नोई। तो इस वक्त ये बड़ी खबर सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आरोपी सचिन बिश्नोई, जिसकी तस्वीर भी इस वक्त आप देख रहे हैं, दिल्ली लाया गया है गैंगस्टर सचिन। दिल्ली पुलिस अजरबैजान से भारत लाई है और बाकू में छिपकर ये बैठा हुआ था। अजरबैजान के बाकू में छिपकर बैठा हुआ था सचिन, लेकिन वहां से अब इसे लाया गया है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग में शामिल है सचिन और अब सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी है इस वक्त की। सचिन बिश्नोई आरोपी इस मामले में, जिसको दिल्ली लाया गया है। अब दिल्ली में जब इससे पूछताछ होगी तो तमाम और चीजें खुलकर सामने आएंगी, कई और कड़ियां भी जुड़ेंगी। तो अजरबैजान से दिल्ली पुलिस लेकर आई है लॉरेंस बिश्नोई का ये करीबी गैंगस्टर सचिन, जिसका नाम है, तस्वीर भी उसकी आपको हम दिखा रहे हैं, उसे अजरबैजान के बाकू से लाया गया है भारत। बिल्कुल, सिद्धू मूसेवाला मर्डर का ये मास्टरमाइंड माना जाता है और अब इसे जब भारत लाया गया है तो कई राज और खुलेंगे। कैसे सिद्धू मूसेवाला की हत्या को अंजाम दिया गया, कैसे प्लानिंग की गई और किस किस के तार इससे जुड़े हुए हैं, कौन कौन इससे जुड़ा हुआ है, इसे लेकर भी कई खुलासे अब माना जा रहा है कि हो रहे हैं। काफी लंबे समय से पुलिस को इसकी तलाश थी, उसके बाद इसे गिरफ्तार किया गया। भारत लाने का जो प्रोसेस था वो किया गया और अब इसे भारत लाया गया है, दिल्ली लाया गया है। दिल्ली पुलिस अजरबैजान से इसे भारत लाई है। काफी लंबे समय से ये छुपा हुआ था, वांटेड था, बाकू बताया जा रहा है जहां पर ये छिपकर बैठा था और अब इसे दिल्ली लाया गया है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग में सचिन बिश्नोई शामिल है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में एक और कामयाबी पुलिस को मिलती हुई, क्योंकि आरोपी सचिन जो कि दिल्ली लाया गया है अजरबैजान से, उसे पकड़ा पुलिस ने और फिर अब उसे भारत लाई है दिल्ली पुलिस। नूह के साइबर थाने में हमले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, आपको दिखाते हैं। कल उपद्रवियों ने साइबर थाना फूंकने की किस तरह से कोशिश की थी। साइबर थाने में गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया था। तो कल थाना फूंकने की कोशिश किस तरह से दंगाइयों की तरफ से की गई थी, उपद्रवियों की तरफ से, अब उसका ये सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है। देखिए किस तरीके की अफरा तफरी साफ तौर पर नजर आ रही है। थाने को आग के हवाले करने की कोशिश की गई थी, वहां पर गाड़ियों में आगजनी की गई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, ये देखिए कल की ये तस्वीर है जब ये तमाम लोग घुस गए थे थाने में और वहां उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई थी। यहां गाड़ियों को आग के हवाले किया गया था। साइबर थाना जिसे फूंकने की कोशिश करते हुए ये उपद्रवी साफ दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, और अब ये सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है और इसमें आप देखिए किस तरीके से जो ये उपद्रवी हैं ये थाने के अंदर घुसते हुए नजर आ रहे हैं। थाने को जलाने की कोशिश की गई। सुबह तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी किस तरीके से थाने के अंदर जो गाड़ियां हैं उन्हें आग के हवाले कर दिया गया था इन उपद्रवियों की तरफ से। और इस खबर पर बातचीत के लिए सीधे आपको ग्राउंड जीरो लिए चलते हैं। नूह से मेरे सहयोगी मनोज हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, सीसीटीवी फुटेज भी अब सामने आया है और दिख रहा है इसमें किस तरीके से बड़ी संख्या में लोगों का यहां जमावड़ा और कोशिश थी इस थाने को आग के हवाले करने की। जी बिल्कुल, देखिए पहली सीसीटीवी फुटेज सामने आई है जिसमें साफ तौर पर ये नज़र आ रहा है कि जो उपद्रवी थे उन्होंने साइबर पुलिस स्टेशन के अंदर घुसने की कोशिश की। इतना ही नहीं, साइबर पुलिस स्टेशन को आग के हवाले कर दिया। इसके अलावा वहां पर जितनी भी गाड़ियां मौजूद थी उनको तोड़ दिया गया। ये जो फुटेज है ये पास ही में एक शॉप थी, उनकी गाड़ियों को भी तोड़ दिया गया। और आपने तस्वीरों में देखा होगा कि एक बस को उपद्रवी लेकर के आते हैं, वहाँ जो बाहर खड़ी हुई बस थी, और थाने की दीवार को उससे तोड़ देते हैं। तो अभी फिलहाल जितनी भी फुटेज पुलिस के पास मौजूद हैं उन सभी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है। एफआईआर पुलिस ने दर्ज कर ली है और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इन उपद्रवियों को पकड़ा जा सके। सिर्फ यही फुटेज नहीं है, इसके अलावा भी तमाम जगहों की फुटेज अब धीरे धीरे करके सामने आने लगी है। तो यानी कि जिस तरीके से ये उत्पाद हुआ था और जितने भी लोगों से हमने बातचीत की उनका साफ तौर पर यही कहना है कि एक सोची समझी साजिश के तहत इस पूरी हिंसा को अंजाम दिया गया था। कहीं ना कहीं पुलिस का जो नेटवर्क था, जो इंटेलिजेंस था, वो फेलियर होता हुआ इसके अंदर साफ तौर पर नजर आ रहा है। जी मनोज, अभी क्या हालात है फिलहाल मौके पर, क्या स्थिति है, क्या शांति अभी दिखाई दे रही है मौके पर?
जी बिल्कुल, देखिए अगर मैं अभी के हालात की बात करूं तो तस्वीरें मेरे कैमरामैन जितेंद्र आपको दिखाएंगे। सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है क्योंकि यहां पर धारा 144 लगाई गई है। स्थिति तनावपूर्ण जरूर बनी हुई है लेकिन अभी शांति बरकरार है और सड़कें एकदम सुनसान यहां पर पड़ी हुई हैं। ये बिल्कुल मेन नुहू का चौक है और आप तस्वीरें देख सकते हैं। इसी सड़क के ऊपर कल उपद्रव हुआ था, उपद्रवी यहाँ पर मौजूद थे, हजारों की संख्या में उपद्रवी थे और उन्होंने यहीं इस सड़क पर उत्पात मचाया था, गाड़ियों में आग लगा दी थी, दुकानों को तोड़ दिया था और पत्थरबाजी काफी जमकर हुई थी। तो अभी की अगर मैं सिचुएशन की बात करूं तो अभी स्थिति तनावपूर्ण जरूर है लेकिन शांति यहां पर बनी हुई है। तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं वो लगातार इलाके में गश्त कर रहे हैं और उनका यही कहना है कि जो भी उपद्रवी थे, जो भी लोग इसके अंदर शामिल थे, उनकी जल्दी पहचान करके उनकी गिरफ्तारियां की जाएंगी। जी ठीक है, तो मनोज जिस तरीके से जानकारी दे रहे हैं कि कैसे अभी इस पूरे मामले पर कार्रवाई किस तरह से हो रही है, सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। रहिए आप मेरे साथ मनोज, आपसे आगे बातचीत होगी। अब नुहू के एसपी इस पूरे मामले को लेकर अभी तक की जानकारी क्या दे रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं। देखिए, जैसे अभी सिचुएशन नॉर्मल है लेकिन हम ये चाहते हैं कि इसके आड़ में कोई ना कोई दोबारा से ना कर जाए, तो कुछ समय के लिए किया गया है। हमें एक बार हम पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएं कि आगे जो ट्रबल मेकर्स हैं वो दोबारा ऐसी नहीं कर सकते। तो एसपी को आपने सुना किस तरीके से उन्होंने स्थिति के बारे में बताया और कैसे ये उपद्रव शुरू हुआ और आगे क्या पुलिस अब कार्रवाई कर रही है इसके बारे में भी उन्होंने जानकारी दी। लेकिन ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं, ये नया वीडियो सामने आया है जहां पर साइबर थाने को फूंकने की कोशिश की गई थी उपद्रवियों की। आप देख सकते हैं किस तरीके से थाने के अंदर दाखिल होते हैं, उसके बाद थाने को फूंकने की कोशिश करते हैं और वहां जितनी मौजूद गाड़ियां थी सबको आग के हवाले इन उपद्रवियों ने किया। ये तस्वीरें भी आप देखिए, सैकड़ों गाड़ियां मौजूद हैं और इन गाड़ियों को आग के हवाले करते हुए ये उपद्रवी नजर आ रहे हैं। और अब जब ये सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहे हैं, कोशिश पुलिस की यही है कि जल्द से जल्द इनकी पहचान की जाए, इन पर कार्रवाई की जाए। और ये एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, 31 जुलाई की ये तस्वीर है। सकता था कोई भी इंसिडेंट हो जाता है तो हम उसमें किसी न किसी पे ब्लेम डालने की कोशिश करते हैं। अभी हमारा फोकस किसी का ब्लेम गेम नहीं है, हमारा ये है कि सिचुएशन अभी अंडर कंट्रोल है, ये कैसे शांति परमानेंट स्थापित की जाए और जो लेफ्सेस हैं और जो कहाँ हम इस सिचुएशन को और बेहतर कर सकते थे और इन घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, उसके लिए पीएचक्यू से स्वयं डीजीपी महोदय इसकी समीक्षा कर रहे हैं और एक एक पहलू की मॉनिटरिंग की जा रही है। एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर मैडम यहाँ पे मौजूद हैं और डीजीपी सर, एडीजीपी सीआईडी सर हर मामले की, हर पहलू की जहाँ भी से भी लेफ्ट हुई है उसकी समीक्षा कर रहे हैं। में हिंसा की आंच गुरुग्राम तक पहुंच गई है। यहां सोहना में भी दो गुटों के बीच बवाल हुआ। देखिए संवाददाता जातिका की रिपोर्ट। हरियाणा के नूह में बीते दिन एक धार्मिक जुलूस निकाला जा रहा था। हजारों लोग बड़ी तादाद में उसमें शामिल हुए और नूह में जहां दो समुदाय के बीच में धार्मिक टेंशन शुरू हुई, उसका असर यहां यानी कि इस वक्त जहां मैं सोहना रोड पर मौजूद हूं वहां पर भी देखने को मिला। ये जगह जो है वो अंबेडकर चौक कहलाती है, बाईपास रोड कहलाती है और मेरे पीछे आपको तस्वीरें हैं ये बताने के लिए काफी है कि कितना ज्यादा असर यहां देखने को मिला। इस हिंसा में आपको ये भी बता दें कि 2 पुलिस वालों की मृत्यु हो चुकी है, 20 से ज्यादा घायल हो चुके हैं और बड़ी तादाद में 2 समुदाय के बीच बीते दिन टेंशन देखने को मिली और अभी तक प्रमाण सुबह तक देखने को मिल रहे हैं। सामने आप देखिए एक स्कूटी आपको पूरी तरह जली हुई दिखाई देगी, जो दुकान है वो जली हुई दिखाई देगी। ये स्कूटी के साथ में ही आपको दुकान दिखा देते हैं। शटर बताया जा रहा है कि इसका डाउन था, खोलकर इस दुकान को आगजनी के हवाले किया गया और गुस्सा दोनों समुदाय का इस कदर था कि उसको रोकना मुश्किल हो गया। इस पूरे जो घटनाक्रम है उसमें नियंत्रण करना मुश्किल हो गया। बेहद बड़ी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेस भी मौजूद थी, लेकिन बावजूद इसके तमाम पुलिस प्रशासन की सख्ती के बावजूद जो आगजनी के हवाले तमाम जगह हुई हैं वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि इसका इफेक्ट कितना ज़्यादा था। भी जानकारी हमें मिली है कि आज पुलिस प्रशासन द्वारा जो है दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में, दोनों समुदाय के बीच में पीस टॉक कराया जाएगा, सुलह कराने की कोशिश कराई जाएगी। खा रहे हैं अब जरा रोड की भी तस्वीर आपको दिखा देते हैं जहां पर जगह जगह आपको बड़े बड़े पत्थर देखने को मिलेंगे क्योंकि पथराव शुरू हो गया। ये दुकानें हैं जो कि मेन रोड पर ही बनी हुई थी, इन सबको
हजारों की संख्या में जो लोग मौजूद थे, उन दोनों की आपस की भिड़ंत में निशाना बनाया गया। उन दोनों के गुस्से का असर जो है, वो दोनों समुदायों के गुस्से का असर बाहर रोड पर दिख रहा है। कुछ लोकल्स हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मुस्तकीम है जी। बहुत जगह पत्थर भी पड़े हुए हैं, दुकानें जली हुई हैं, क्या हुआ था? आग वाग लगा दी थी दुकानों में, शटर बंद था जी, ये शटर तोड़ के आग लगाई है जी, पैसे लूट के ले गए जी। हमें जो तस्वीरें दिख रही है, प्रशासन बहुत बड़ी संख्या में, पुलिस प्रशासन नहीं था जी, पुलिस ने खुद फायरिंग करी है जी, रायपुर में जाके 10 बजे फायरिंग करी है जी रोडों पे। और जो लोग थे वो हाथ में पत्थर लेकर आए थे, क्या हुआ था? हाथ में एक पत्थर लेके खुद वो आए थे जी, कॉलोनी में घुस रहे थे, जब लेडीजों ने पत्थर उनको बरसाए जी वहाँ पे। हाँ जी। तो दोनों तरफ से फिर पथराव शुरू हो गया? नहीं, हमारी तरफ से कोई नहीं, उनकी तरफ से ही था जी। इंटरनेट बंद कर दिया गया है इस इलाके में, धारा 144 लगा दी गई है, लेकिन बावजूद इसके अब जो लोग हैं वो डरे हुए भी हैं। उनका सवाल प्रशासन से भी है कि आखिर प्रशासन ने ढील क्यों दिखाई जब यहाँ पर आगजनी हो गई, जब यहाँ पर दंगा फसाद जैसी स्थिति हो गई, आखिर पुलिस टाइम से क्यों नहीं पहुंची और ये नौबत क्यों आई कि इस तरह की तस्वीरें और इस तरह की धार्मिक टेंशन सोना रोड पर भी देखने को मिली, गुड़गांव के इस इलाके में भी देखने को मिली है। बड़ा सवाल प्रशासन पर है। जाहिर तौर पर अब पुलिस प्रशासन आज दोनों समुदायों के बीच में पीस टॉक कराएगा और ये कोशिश की जाएगी कि जो लगातार भावनाएं आहत हैं उनको फिलहाल शांत किया जाए, दोनों समुदाय के बीच में शांति बनाई जाए। कैमरा पर्सन हेमंत सूद के साथ जातिका सिंह, एबीपी न्यूज, सोहना। चलिए, इसी बीच बड़ी खबर आ रही है। हरियाणा हिंसा पर सीएम खट्टर ने बैठक बुलाई है। नूह के मौजूदा हालात का अपडेट लेंगे सीएम। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। हरियाणा के आला अधिकारी भी मौजूद होंगे। ये बड़ी जानकारी मिल रही है, बड़ा अपडेट मिल रहा है। नूह में हुई हिंसा को लेकर मौजूदा हालात का अपडेट लेंगे सीएम मनोहर लाल खट्टर और कुछ ही देर बाद बैठक करने वाले हैं, जिसमें तमाम जो अधिकारी हैं वो भी मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ गृह मंत्री अनिल विज भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो हरियाणा के नूह में हुई हिंसा को लेकर ये बैठक महत्वपूर्ण हो जाती है। थोड़ी देर में इस बैठक में शामिल होंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, कई अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इस वक्त का ये बड़ा अपडेट है हरियाणा हिंसा से जुड़ा हुआ। सीएम खट्टर ने ये बैठक बुलाई है, मौजूदा हालात को लेकर चर्चा उसमें होगी। जो इस वक्त के हालात बने हुए हैं, जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है, इन तमाम चीजों को लेकर चर्चा की जाएगी इस मीटिंग में। और गृह मंत्री अनिल विज भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो कल हरियाणा के नूह में हिंसा हुई थी, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद तमाम सवाल उठ रहे थे और आज ये बड़ी बैठक करने वाले हैं सीएम मनोहर लाल खट्टर। इस खबर पर बातचीत करने के लिए हम सीधे रुक कर लेते हैं। हमारे सहयोगी असीम बसी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। असीम, थोड़ी देर में ये मीटिंग होनी है, कौन कौन शामिल होगा और क्या इसमें चर्चा का विषय रहने वाला है? जी हाँ, तब से मतलब एक साइलेंस मेंटेन किया हुआ था चीफ मिनिस्टर ने, लेकिन अब एक सडनली एक अनाउंसमेंट आया कि 1 बजे चीफ मिनिस्टर रेजिडेंस जो चंडीगढ़ में है वहां पे ये मीटिंग होगी, जहां पे होम मिनिस्टर अनिल विज होंगे, डीजीपी होंगे, चीफ सेक्रेटरी होंगे और जितनी भी पुलिस और एडमिनिस्ट्रेटिव टॉप ब्रास है उसको वहां फॉल इन किया गया है कि वो लोग वहां आए और अब जो सिचुएशन है उसको असेस किया जाए और आगे स्ट्रेटेजाइज किया जाए कि नूह में जो किस तरह नॉर्मलसी मेंटेन करनी है। हालांकि अभी हालात गवर्नमेंट का मानना है कि कंट्रोल में है, लेकिन फर्दर एस्केलेशन ना हो और आगे इसको किस तरह कंट्रोल किया जाए, चीफ मिनिस्टर ने एक हाई लेवल मीटिंग जो है अपने सरकारी रेजिडेंस में बुलाई है। जी असीम, इससे पहले तो कई बड़े फैसले सरकार ले चुकी है। इंटरनेट सेवा बंद है, स्कूलों को भी बंद किया गया है, तो क्या अभी जो स्थिति है उसे लेकर आने वाले समय में और कोई सख्त कदम उठाए जा सकते हैं, इसे लेकर फैसला हो सकता है? हाँ, जो पता लगा है वही है कि चीफ मिनिस्टर ने रिपोर्ट मांगी है डीजीपी से। यहाँ अब एग्जैक्टली सिचुएशन क्या है, चीफ सेक्रेटरी को बोला गया है कि एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स और क्या ले सकते हैं और खास करके होम मिनिस्टर उनको भी एग्जैक्टली और क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और किस तरह की नीड है वो भी। हाँ, इंटरनेट बंद किया गया है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बंद किए गए हैं, लेकिन आगे इसके आगे किस तरह स्ट्रिंजेंट मेजर्स लिए जाएं ताकि नॉर्मलसी मेंटेन रहे और दोबारा सिचुएशन काम डाउन हो जाए, उसके लिए हो सकता है कि आज उस मीटिंग के बाद बड़े फैसले लिए जा सकते हैं चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर की तरफ से। तो बड़ी जानकारी असीम बसी हमारे सहयोगी दे रहे हैं कि किस तरह से ये मीटिंग होनी है। कितनी देर में शुरू हो जाएगी ये मीटिंग असीम, और कहां पर ये मीटिंग हो रही है? ये आधे घंटे में शुरू होगी, 1 बजे टाइम है इस मीटिंग का और ये चीफ मिनिस्टर रेजिडेंस जो चंडीगढ़ में है मनोहर लाल खट्टर का, उसी में ये मीटिंग कॉल किया गया है। ठीक है।
नजर आप बनाकर रखिएगा असीम। फिलहाल आपका शुक्रिया। तो असीम हमारे सहयोगी चंडीगढ़ से हमें जानकारी दे रहे थे, क्योंकि अब क्या इसमें आगे एक्शन और बड़ा हो सकता है, कुछ और कड़े फैसले लिए जा सकते हैं क्या, इसी को लेकर ये मीटिंग हो रही है जिस पर हमारी नजर बनी रहेगी। वो हिंसा पर बीजेपी के सांसद सुनीता का भी बयान सामने आ गया है और वो कह रही है कि हिंसा बड़ी साजिश का हिस्सा है, प्रशासन की भी कमी रही है। तो नूह हिंसा पर अब एक के बाद एक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। बीजेपी की सांसद सुनीता जो कह रही है कि यह हिंसा किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है। बिल्कुल। आप लोगों को क्यों लग रहा है ये साजिश है? क्योंकि इतने सारे वाहनों को जो है वो क्षतिग्रस्त करना और जिस तरह से गोलीबारी और पुलिस के ऊपर जिस तरह का पथराव हुआ है और पुलिसकर्मी जो हमारे जो दो हैं उनकी डेथ हुई है, तो उससे ये लगता है कि कहीं ना कहीं ये सोची समझी साजिश के तहत जो है किया गया है। बाकी पुलिस जो है वो इसकी जो जानकारी हासिल कर रही है, पूरी जांच कर रही है और पूरा बारीकी से सब चीज़ों के ऊपर ध्यान रखकर जो है वो जो भी चीज़ सामने आएगी तो दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, उनको पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन पक्ष कह रहा है कि डबल इंजन की सरकार की बात की जाती है, यहाँ तो डबल इंजन की भी सरकार है, फिर भी इस तरीके की घटनाएं। देखिए ऐसा है कि उपद्रवी जो हैं वो किसी के सगे नहीं होते हैं, उनके मन में जो षड्यंत्र चलता रहता है वो मौका देखकर उस षड्यंत्र को जो है वो सब लोगों को जो है तब देखने को मिलता है कि क्या षड्यंत्र था। लेकिन जो पूरी की पूरी सरकार जो है वो एक एक मिनट की जो है इस पर खबर रखे हुए है और इसके साथ साथ जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने केंद्र से 20 सशस्त्र बल जो हैं उनके लिए रिक्वेस्ट किया था, जिनमें से 13 आ चुके हैं और 6 जो है शाम तक आ जाएगी और अभी काफ़ी कंट्रोल में है स्थिति। हालात जो है कंट्रोल में है फिलहाल, लेकिन जिस तरीके के हालात बने हैं वो निश्चित तौर पर कई तरह के सवाल खड़े करते हैं। और फिलहाल जो हरियाणा से आती हैं सांसद सुनीता दुग्गल, उनका ये कहना है कि बड़ी साजिश को भी इशारा कर रहा है और फिलहाल जांच जारी है। अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। तो बीजेपी सांसद सुनीता को आपने सुना, कहीं ना कहीं मान रही है कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन की कमी रही है। नूह हिंसा पर चिराग पासवान का भी बयान सामने आया है। उनका कहना है कि ये जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, सरकार देखे ऐसी घटना दोबारा ना हो। चिराग पासवान, नूह हिंसा पर इनका बयान सामने आया है। उनका कहना है कि सरकार की जिम्मेदारी है और अब सरकार को ये देखना चाहिए कि ऐसी घटना दोबारा ना हो। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है चिराग पासवान। चिराग, जिस तरीके की जो घटना नूह मेवात में घटी है, जहां पर शोभा यात्रा पर पहले पथराव हुआ, उसके बाद आगजनी और कर्फ्यू लगा हुआ है, यकीनन जिस तरीके की तस्वीरें वहां से सामने आई हैं वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और यकीनन वो आपको विचलित करती हैं। शोभा यात्रा के दौरान जिस तरीके से दो समुदायों के बीच हिंसा की खबरें वहां से सामने आई, ये गंभीरता से जांच का विषय है कि भाई कहाँ पे चूक हुई। ये शोभा यात्रा हर साल निकलती थी, कहीं पे इंटेलिजेंस का फेलियर है या कानून व्यवस्था को समझने में कहीं पर चूक हुई। मुझे लगता है केंद्र सरकार भी इस विषय को उतनी ही गंभीरता से इसकी मॉनिटरिंग कर रही होगी। राज्य सरकार का विषय है ये और वहाँ के स्थानीय प्रशासन की ये जिम्मेदारी बनती है। मैं फ़िलहाल अपनी तरफ, अपनी पार्टी की तरफ से ज़रूर ये आग्रह करूँगा वहाँ के लोगों से कि शांति बनाए रखें, ये ज़रूरी है, सद्भाव बना रहे, भाईचारा बना रहे और कुछ असामाजिक तत्वों की वजह से ये सद्भाव ना बिगड़े, ये अपील मैं ज़रूर सबसे करूँगा। जो हरियाणा के गृह मंत्री वो ये कह रहे हैं कि एक बड़ी साजिश का हिस्सा लग रहा है। नहीं, यकीनन उन्होंने ये आशंका जाहिर की है और पर हाँ, ये गुत्थी भी उन्हीं को ही सुलझानी है कि ये साजिशकर्ता कौन है और उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो ताकि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा ना हो। वहाँ पर यानी साफ तौर पर ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वो इस तरीके की घटनाओं अगर हो रही हैं तो वो क्यों हो रही हैं और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है। साफ तौर पर चिराग पासवान का कहना है कि जिम्मेदारी बनती है और ऐसे मामलों में सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। और देखिए, हरियाणा में हिंसा पर आम आदमी पार्टी ने आरोप भी लगाया है। एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं सुशील गुप्ता, जिन्होंने कहा है कि हिंसा के लिए सरकार जिम्मेदार है। लॉ एंड ऑर्डर पर सीएम खट्टर फेल हुए हैं। हिंसा की जांच की भी मांग वो कर रहे हैं। हरियाणा, मणिपुर में बीजेपी की सरकार है और इसे कहते हुए आरोप बड़ा लगाते हुए कि हिंसा के लिए जिम्मेदारी सरकार की। आम आदमी पार्टी के हरियाणा से प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। सुशील जी, जो नूह और मेवात की जो हिंसा हुई है, कुछ की जान चली गई, कई घायल हुए हैं, संपत्ति को काफ़ी नुकसान पहुंचा है, इस हिंसा के लिए आप किसको जिम्मेदार ठहराते हैं और क्यों ये हो रहा है? किसी को जिम्मेदार ठहराने से पहले सबसे पहले मैं हरियाणा की जनता से अपील करूंगा कि शांति बना के रखें, सौहार्दपूर्ण वातावरण बना के रखें,
भाईचारा बना के रखें, अफवाहों में ना आए, इन साजिशों में ना फंसें। ये जो साजिश की इंजीनियरिंग हुई है इसके अंदर ना फंसें और हरियाणा को ना जलने दें। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, नू हिंसा का एक सबसे नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। अस्पताल के बाहर उपद्रवियों ने जमकर आतंक मचाया है। उपद्रवियों ने तोड़फोड़ भी की है। इससे पहले साइबर थाने की तस्वीर हमने आपको दिखाई थी, जहां पर तोड़फोड़ करते हुए, आगजनी करते हुए नजर आए। और अब एक और सीसीटीवी फुटेज, जहां अस्पताल के बाहर तोड़फोड़ करते हुए ये उपद्रवी नजर आ रहे हैं। एक्सक्लूसिव वीडियो सबसे पहले एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं। तो एक और वीडियो सामने आया है। ये सीसीटीवी फुटेज किस तरीके से हिंसा करते हुए उपद्रवी तोड़फोड़ करते हुए, नुकसान पहुंचाते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त नू हिंसा का ये सबसे नया सीसीटीवी फुटेज एबीपी न्यूज आपको दिखा रहा है। किस तरीके से यहां पर पथराव किया जा रहा है, तोड़फोड़ की जा रही है। देखिए, सबने अपने चेहरे को रुमाल से ढका हुआ भी है ताकि इनकी पहचान ना हो। और किस तरह से तोड़फोड़ इस पूरे इलाके में मचाई जा रही है, साफ देखा जा सकता है। नू हिंसा का ये सबसे नया सीसीटीवी, आप इन उपद्रवियों को देख सकते हैं, हाथों में लाठियां लेकर अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ कर रहे हैं। और ये फुटेज अब सामने आया है। इससे पहले भी कई फुटेज अब तक सामने आ चुके हैं, जिसके आधार पर इनकी तलाश पुलिस कर रही है। और चलिए, मनोज वर्मा इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देंगे, वीडियो को लेकर जानकारी देंगे। अस्पताल की तस्वीरें हम देख रहे हैं मनोज, सबसे नया सीसीटीवी फुटेज जिसमें कई उपद्रवी अस्पताल के बाहर तोड़फोड़ करते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए आपने देखा होगा तस्वीरें में कि उपद्रवी जो हैं वो साफ तौर पर नजर आ रहे हैं, लेकिन इसमें एक खास बात यह है कि जो भी उपद्रवी इसमें मौजूद दिख रहे हैं सभी ने अपना चेहरा ढका हुआ है। यानी कि कहीं ना कहीं ये हम कह सकते हैं कि एक सोची समझी साजिश के तहत इस पूरी हिंसा को अंजाम दिया गया था। जिस तरीके से उपद्रवी यहाँ पर नजर आ रहे हैं, इतना ही नहीं, उपद्रवियों ने सीसीटीवी कैमरे को भी तोड़ दिया है। यानी कि उन्हें साफ समझ में आ रहा था कि अस्पताल का जो कैमरा है वो सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है। यही वजह है कि उन्होंने एक कैमरे को वहां पर तोड़ दिया, लेकिन इसके बावजूद उनकी तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई है, जिसके अंदर वो साफ तौर पर नजर आ रहे हैं, कैमरे को तोड़ते हुए, अस्पताल के अंदर तोड़फोड़ करते हुए। और इतना ही नहीं, एक घायल पुलिसकर्मी को लेकर वहां पर जो लोग हैं वो पहुंचे थे, उनको एम्बुलेंस नहीं मिल पाई क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा थी बाहर, तो लोग अंदर ही रहे। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से पूरी की पूरी हिंसा हुई है, साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि एक बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर रहा। शोभा यात्रा निकलनी थी जिसकी पुलिस परमिशन मिली थी, लेकिन जितने लोग शोभा यात्रा में मौजूद थे उतने पुलिसकर्मी मौजूद नहीं थे। जहां के जितने भी लोगों से हमने बातचीत किया, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि शोभा यात्रा की इजाजत मिलने के बाद अगर पुलिस को यह खबर नहीं थी कि शोभा यात्रा में इस तरीके की हिंसा हो सकती है, तो एक बहुत बड़ा इंटेलिजेंस पुलिस का फेलियर है, क्योंकि उतने पुलिसकर्मी यहां पर मौजूद नहीं थे। और जब भीड़ ने दंगा करना शुरू किया तो पूरे शहर को तहस नहस कर दिया। दुकानों में आग लगा दी गई, दुकानें तोड़ दी गई, गाड़ियों में आग लगा दी गई। तो फिलहाल इन सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस लगातार ये कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द इन सभी उपद्रवियों की गिरफ्तारियां हो सके। जी बिल्कुल महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं मनोज की, किस तरीके से सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है, चेहरे पर रुमाल से अपना चेहरा ढका हुआ है इन लोगों ने। इसका मतलब साफ कि ये समझते थे कि इनकी पहचान हुई तो दिक्कत होगी, और यही कहीं ना कहीं एक इशारा कर रहा है ये सब कुछ सोची समझी एक साजिश के तहत ही हुआ है। और सबसे बड़ी बात ये कि अगर ऐसा हो भी रहा था तो पुलिस को इसकी भनक क्यों नहीं लगी। ये उपद्रवी वहां पर शामिल हैं, भीड़ का हिस्सा बने हुए हैं, ऐसा करने वाले हैं, आगे नुकसान पहुंचाने वाले हैं, इस तरह का उपद्रव मचाने वाले हैं। पुलिस का सीधे तौर पर एक बड़ा फेलियर यहां पर। जी बिल्कुल, देखिए पुलिस पर सवालिया निशान खड़े होना लाजमी है, क्योंकि पुलिस का एक बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर रहा है। शोभा यात्रा में 2,500 से 3,000 लोग मौजूद थे। पुलिस को इस बात की जानकारी थी, बाकायदा शोभा यात्रा की परमिशन ली गई थी। पुलिस को ये पता था कि इतनी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचेंगे, इसके बावजूद उतनी फोर्स यहाँ पर क्यों नहीं लगाई गई। जब शोभा यात्रा मंदिर से निकली तब तो बिल्कुल ठीक ठाक निकली, लेकिन जैसे ही वो शोभा यात्रा यहाँ इस चौराहे के पास पहुंची तभी शोभा यात्रा के ऊपर पथराव होना शुरू हो गया। और जैसे ही पथराव यहाँ पर शुरू हुआ तो बिल्कुल यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। लोगों ने इधर उधर भागना शुरू किया और दोनों तरफ से पत्थरबाजी यहाँ पर होने लगी। जो लोग यहाँ पर बचे थे कुछ आगे की तरफ निकल गए और कुछ वापस मंदिर की तरफ भागे, और जो लोग मंदिर की तरफ भागे वो वापस मंदिर के अंदर चले गए। जिनकी गाड़ियां मंदिर के बाहर खड़ी हुई थी उन सभी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। करीब ठीक है मनोज, आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे।